जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। ये हम लोग का मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्रैमर्स रूल। अब ये क्रैमर्स रूल क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर क्रैमर्स रूल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह फिर हम देखेंगे इसकी। तो मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर किया था तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन की थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आपको मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन की डिग्री वन होती है उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और डिग्री मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होती है वो इस इक्वेशन की डिग्री होती है, और अगर डिग्री किसी भी इक्वेशन में वन होती है तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने आपको उस वक्त एग्जांपल दी थी, 2x+1 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है और इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसीलिए हम इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, ax+by+cz = 0। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है। यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीनों वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इट मीन्स कि जब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। और जब इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई और जेड, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स के साथ ए है, वाई के साथ बी है और जेड के साथ सी है। तो ए बी और सी हमें रिप्रेजेंट करें कोफिशिएंट्स को। और कांस्टेंट टर्म मैंने आपको बताई थी कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कि ऐसी टर्म जिसको हम बिल्कुल सेपरेटली लिखते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता, तो वो टर्म कौन सी होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स आपके जो एंड के अल्फाबेट्स होते हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एक्स वाई जेड है, उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स हम कह सकते हैं x1 भी कह सकते हैं और x2 कह सकते हैं और x3 कह सकते हैं, ये भी क्या है, वेरिएबल्स हैं। हम वेरिएबल्स को z1 z2 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वेरी कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसे हम जस्ट सिंपल लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक से ज्यादा इक्वेशंस, और एक से ज्यादा इक्वेशंस अगर होंगी तो उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास एक सिस्टम आपको शो हो रहा है, ये ये एक सिस्टम है। इसे हम सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हमें शो हो रही हैं। इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स और वाई वेरिएबल है। अब इन वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर a1 b1 a2 और b2 हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, और ये d1 और d2 हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट्स को। ठीक है, तो एक सिस्टम में भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और सिस्टम आपको शो हो रहा है। ठीक है, इस सिस्टम में कितने इक्वेशंस हैं, इस सिस्टम में 3 इक्वेशंस हैं। मतलब सिस्टम में आपके पास 2 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस में आपके पास अगर आप देखें वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक्स और वाई जेड हमें वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक्स वाई और जेड हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसके साथ जो टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसके साथ जो टर्म है अगेन ये कोफिशिएंट है। यहाँ पर ये एक्स है, इसके साथ जो टर्म है a3, अगेन ये कोफिशिएंट है। तो a1 a2 a3, b1 b2 b3,
C1 C2 C3 हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दीज आर ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये हैं। इसके बाद D1 D2 D3 ये बिल्कुल सेपरेटली लिखे हुए हैं, तो और इनके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे मतलब टर्म्स जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर D1 D2 D3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट्स को। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। देखें, इस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में या तो हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे, या वेरिएबल्स होंगे, या कांस्टेंट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में से जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम सेपरेटली एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम सेपरेटली एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेटली एक मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो हम अलग अलग मैट्रिक्स बनाते हैं और कोफिशिएंट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट्स की। तो देखें, यहाँ पर आपके पास A1 क्या है, कोफिशिएंट है, B1 कोफिशिएंट है, C1 कोफिशिएंट है। तो आपने यहाँ पर A1 लिखा, B1 लिखा और C1 लिखा, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में A2 B2 और C2 आपके पास क्या हो गए, कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर A2 B2 और C2 कोफिशिएंट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन 3 में A3 B3 और C3 आपके पास क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए। अच्छा, अब उसके बाद कोफिशिएंट्स तो बस यही थे, ठीक है। अब कोफिशिएंट के बाद अब हम वेरिएबल की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो वेरिएबल की मैट्रिक्स में आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है। जस्ट ये तीन ही वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो हम वेरिएबल की एक अलग मैट्रिक्स बना देंगे, एक्स वाई और जेड, और उसे हम कॉलम फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट्स का कॉलम भी बन रहा है, मतलब कांस्टेंट्स को भी हम सेपरेटली लिखेंगे। तो D1 D2 और D3 को भी हमने सेपरेटली लिख दिया, ये बन गया D1 D2 और D3। तो हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इससे हम क्या कहेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स इक्वेशन जो भी कहें। अगर किसी सिस्टम को, ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, अगर हमें किसी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग लिखते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को अलग लिखते हैं और कांस्टेंट मैट्रिक्स को अलग लिखते हैं। यस, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा यही है। क्रैमर्स रूल क्या है, इट इज अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्रैमर्स रूल क्या है, एक मेथड है। क्रैमर्स रूल एक मेथड है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये वाला भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कि उस इक्वेशन में या उस सिस्टम में आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना। अब आपके पास वेरिएबल अगर एक्स वाई जेड है तो आपने क्या करना है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। चाहे वेरिएबल्स आपके पास एक्स वाई जेड हो, चाहे वेरिएबल्स आपके पास x1 x2 x3 हो, मतलब वेरिएबल जो भी हो, आपने क्या करना होता है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो अब वो वैल्यूज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो है क्रैमर्स रूल। 3 स्टेप्स हैं इसके, बस हमें ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं और इन 3 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और हमारे पास वेरिएबल्स की रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब 3 स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखें, ये आपके पास सिस्टम था, अगर आप ये वाला सिस्टम देखें, इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3। फिर हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, A1 का फाइंड करेंगे, A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट देखा था कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आता है, तो हम ए मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, A1 A2 और A3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि मैट्रिसेस आएंगे कहाँ से,
तो जब हम वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से आएंगी ये मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम इन चारों का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी सिस्टम में वेरिएबल्स गिवन होंगे x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे हम उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर आप इस सिस्टम में देखें, यहाँ पर वेरिएबल्स x y z हैं, बट यहाँ पर मैंने x1 x2 x3 लिख दिया। तो वेरिएबल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल्स हमें उस क्वेश्चन में गिवन होंगे हम वेरिएबल्स वही लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हमने x1 x2 और x3 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x1 किसके बराबर होगा, जो हम a1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे a के डिटर्मिनेंट से, तो x1 आ जाएगा। x2 किसके बराबर होगा, जो a2 का डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे अगेन a के डिटर्मिनेंट से, ठीक है, तो x2 आ जाएगा। x3 किसके बराबर होगा, जो a3 का डिटर्मिनेंट आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से, तो इस तरीके से x3 आ जाएगा। तो x1 x2 और x3 ही हमें फाइंड करने होते हैं, तो ये फाइंड इस तरीके से हो जाएगा थ्रू थर्ड स्टेप। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को हम यूज करेंगे और किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। अब आप यहाँ देखें, आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन हैं। तो जब एक से ज्यादा इक्वेशन हैं तो डेफिनेटली ये क्या है, एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सिस्टम में जो x और y वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मतलब आपका क्या है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, मतलब इस क्रैमर्स रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखें किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप्स, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अब हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज। तो अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने ये जो सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखें, एक्स के साथ जो भी टर्म होती है वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक्स के साथ क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर y के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर y के साथ कोफिशिएंट क्या है -1, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, वेरिएबल्स को हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 1, y के साथ कोफिशिएंट 1, x के साथ कोफिशिएंट 1 और y के साथ कोफिशिएंट -1। तो हमने इसको जहां जो वेरिएबल था उसी की प्लेस पे हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल्स लिखते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है x और y। इस सिस्टम में हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो हमने x और y ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 और 7 हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट्स, तो 9 और 7 को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, ये वाली वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बन गई। तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 एंड a3। अच्छा, अब यहाँ पर a2 तक हम करेंगे, a3 नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है। तो a3 को हम कट कर देंगे। अब आप यहाँ देखें किस तरीके से, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, अच्छा ये जो मेन मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स। तो 1, ये भी 1 ही है और ये 1, ये -1। A1 मैट्रिक्स किस तरीके से हम बनाएंगे, देखें आपके पास ये जो कांस्टेंट का कॉलम है, जब हम A1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है 9 और 7, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। और उसके बाद बाकी जो सेकंड कॉलम होगा वो हम इसी ए मैट्रिक्स से लेंगे, 1 और -1, ठीक है। A2 का मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट का कॉलम है इसको हम सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे, मतलब 9 और 7 को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे।
और बाकी फर्स्ट कॉलम हम कहाँ से लेंगे, फर्स्ट कॉलम हम दोबारा ए ही मैट्रिक्स से लेंगे, 1 और 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर A2 तक ही होगा। A2 तक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जस्ट दो ही वेरिएबल्स हैं, x और y। तो दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास A1 और A2 तक ही हम करेंगे, A3 नहीं होगा। A3 जब होगा जब हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे। टू मैट्राइसेस हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और इसका डिटर्मिनेंट अगर आप देखें, ए मैट्रिक्स है, देखें यही सेम मैट्रिक्स है, इनको बस मैंने क्या किया है, डिटर्मिनेंट के अंदर रख लिया। ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा तो ये चीज हुई। और अगर आप A1 को देखें, यही A1 मैट्रिक्स है, इसको मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर रख लिया। और ये A2 मैट्रिक्स है 1917, इसको मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर रख लिया। ठीक है। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस फॉर्मूले की साइन आती है, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो रिजल्ट विल बी -2। अच्छा, A1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं ए का कर दिया है मैंने। A1 का -16 आएगा, आप देख लीजिएगा निकाल के। बाकी A2 का क्या आएगा, को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, माइनस साइन फॉर्मूले की आती है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 7 - 9 कितने होते हैं, -2, तो इसका आएगा -2। तो ए का भी डिटर्मिनेंट आ गया, A1 का भी डिटर्मिनेंट आ गया और A2 का भी डिटर्मिनेंट आ गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है फाइंड एक्स वाई। अब हमने एक्स वाई फाइंड करने हैं, जो वेरिएबल्स मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब स्टेप 3 क्या है, हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड करना है, एक्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से। वाई किस तरीके से फाइंड करेंगे, A2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पर एक्स A1 का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -16, तो -16 को हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से जो कि है -2। तो हम यहाँ लिखेंगे -16 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 8। तो यहाँ पर A2 का डिटर्मिनेंट क्या है, -2, और इस -2 को हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से जो कि है अगेन -2। तो यहाँ पर A2 का डिटर्मिनेंट -2 आया है और ए का डिटर्मिनेंट भी -2 आया है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है। तो हमने यही एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी थी। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना था। और जब हमें सिस्टम को सॉल्व करना है, इट मीन्स कि उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो जस्ट हमने 3 सिंपल स्टेप्स हैं क्रैमर्स रूल के, वो अप्लाई किए और उसके बाद फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सिस्टम की हम बात करें तो सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही इक्वेशंस हो। सिस्टम में हमारे पास दो से ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं। तो जब हमारे पास 2 इक्वेशंस थी तो उस सिस्टम को हमने किस तरीके से सॉल्व किया वो अभी हमने देख लिया। अब आपके पास किसी सिस्टम में 3 इक्वेशंस हों तो उस सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, अगेन ये एक सिस्टम है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। अब देखें, अगेन सॉल्व की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन, इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स गिवन है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 ठीक है, और x2 x3। ठीक है, इसके अलावा कोई वेरिएबल है, नो मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 और x3। अब हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है जब, ठीक है। तो यानी कि अब हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें, अगेन हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे और क्रैमर्स रूल की हेल्प से इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे।
तो अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, वेरिएबल्स को हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे और कांस्टेंट्स को हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास x1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2, x2 के साथ कोफिशिएंट क्या है -1 और x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, इसी तरीके से x1 यहाँ पर है, इस x1 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि जिसके साथ कोई टर्म नहीं होती वहां 1 होती है डेफिनेटली। यहाँ पर x2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और यहाँ पर x3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x1 के साथ कोफिशिएंट क्या है -1, x2 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। तो जितने भी कोफिशिएंट्स थे उन्हें हमने इस मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जितनी भी टर्म्स थी उन्हें हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 है, x2 है और x3 है। तो हम यहाँ पर x1, x2, x3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को लिखेंगे। 4, 10 और -6 कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल इनके साथ नहीं लगा हुआ। तो जब किसी भी टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तो वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर 4, 10 और -6 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट्स को। तो ये क्या हो गई, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स हो गई, इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई और ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गई। पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2 एंड a3। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर a1, a2 और a3 क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसीलिए अब हम a3 तक जो है मैट्रिक्स लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हम लेंगे। पहले तो हमें मैट्रिक्स पता होगी तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि ये जो 4 मैट्रिसेस हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो हमें तो पहले मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि ए क्या है, a1 मैट्रिक्स कौन सी है, a2 मैट्रिक्स कौन सी है और a3 मैट्रिक्स कौन सी है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या होगी, अगेन सिंपल, जो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, अगर आपको यहाँ शो हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2, -1, 2 वाली जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ सेम की सेम मैट्रिक्स यहाँ कॉपी कर दी है। अब A1 मैट्रिक्स क्या होगी, A1 मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये जो आपको कांस्टेंट का कॉलम दिख रहा है, इस कांस्टेंट के कॉलम को हम यहाँ पर A1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम में हमने इस कॉलम को प्लेस करना है। तो अब आप इस कॉलम को याद रखें, 4, 10 और -6 आपके पास ये कांस्टेंट का कॉलम है और इस कांस्टेंट के कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे A1 के लिए। तो 4, 10 और -6 को हमने प्लेस किया यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो A1 ये हो गया और बाकी के जो 2 कॉलम्स आएंगे, बाकी के 2 कॉलम्स हम इसी मैट्रिक्स से लेंगे, ए मैट्रिक्स से। तो ये हमने 2 कॉलम्स ऐसे कैसे उठा कर यहाँ रख दिए। ठीक है, उसके बाद A2 मैट्रिक्स क्या होगी, अब A2 मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम 4, 10 और -6 जो कांस्टेंट वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम 4, 10 और -6 है, अब हम इसको सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे, क्योंकि ये A2 है। A2 का मतलब सेकंड कॉलम में हमने इस कॉलम को प्लेस करना है। तो 4, 10 और -6 हमने यहाँ प्लेस किया और बाकी के जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है वो हमने इसी ए मैट्रिक्स से लिया है, ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब A3 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये वाला जो कॉलम है 4, 10 और -6 वाला, अब हम ये थर्ड कॉलम में प्लेस करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो 2 कॉलम्स होंगे, रिमेनिंग कॉलम्स होंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, वो हम इसी ए मैट्रिक्स से लेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम हम ऐसे कैसे उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई, A1 मैट्रिक्स बन गई, A2 मैट्रिक्स बन गई और A3 मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब हमने इन चारों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने ए का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A1 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A2 का भी करना है और A3 का भी करना है।
ए का डिटर्मिनेंट मैं जस्ट आपको बताऊंगी, बाकी A1, A2 और A3 का जो डिटर्मिनेंट है वो आप खुद फाइंड कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट हम लिख देंगे। अच्छा, अब ए का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? ए मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट की प्लेस में लिखा, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हम चूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही हम ब्रेक कर, मतलब हम इसको स्प्लिट करते हैं इससे कम ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स में। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये हमने चूज की, फर्स्ट रो चूज की, 2 -1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये 2 जिस रो में लाई कर रहा है डिलीट किया, जिस कॉलम में लाई किया है डिलीट किया, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन एलिमेंट चेंज करेंगे। अब हमने 2 ले लिया, अब हम क्या करेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। -1 लिया, और ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले का आता है, ठीक है। अब ये -1 जिस रो में लाई करता है डिलीट किया, जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट किया, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं 1, -3, -1 और 1, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट चेंज करेंगे। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है हमारे पास 2, ठीक है। ये 2 जिस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, और ये 2 जिस रो में लाई कर रहा है उसे डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे डिलीट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे, 1, 10, -1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम इसको अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो उसके साथ हम प्लस लगाते हैं, सेकंड एलिमेंट जो होता है उसके साथ हम माइनस लगाते हैं, और जो थर्ड एलिमेंट होता है उसके साथ हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। ये 2 सेम का सेम होगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस फॉर्मूले का, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा, प्लस 2, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस फॉर्मूले का, -1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2, 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 +1, 1 -3 -2 आता है, +2, 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सेम का सेम, 10 + 3 13, प्लस सॉरी, अब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 2 आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, +2 सेम का सेम रहेगा, 10 + 1 कितने हो जाएंगे, 11, इसको सिंप्लीफाई करें, 13 2 टाइम 26, 26, उसके बाद -2 सेम, और +2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22, तो इसका टोटल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 46 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 46, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब A1 का भी आप सेम एज इट इज फाइंड करेंगे, A2 का भी आप सेम एज इट इज फाइंड करेंगे, और A3 का भी डिटर्मिनेंट आप सेम एज इट इज फाइंड करेंगे। मैं जस्ट इनके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। अच्छा, A1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा जब आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा 184, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप A2 का निकालेंगे तो A2 का आएगा 0, और अगर आप A3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा माइनस का 92, ठीक है।
थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। जो वेरिएबल्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड है, हम वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है x1 x2 और x3। तो जो वेरिएबल्स गिवन होंगे हम वही लिखेंगे। तो हम बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दिया, यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे बल्कि x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे और x3 लिखेंगे। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हमने फाइंड करने। तो x1 किसके बराबर होगा? a का डिटर्मिनेंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पर y नहीं होगा, यहाँ पर x2 होगा। तो x2 किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यहाँ पर आपके पास होगा x3, और x3 किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a1 का डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 184 और a का डिटर्मिनेंट आया है 46। ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें a1 आपके पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट 184 आया है, और जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला है और वो आया है 46। तो a1 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से, तो आई थिंक इसका रिजल्ट आएगा 4। ठीक है, जब इसको 46 को 184 से डिवाइड करेंगे। a2 का डिटर्मिनेंट आया था 0 और a का डिटर्मिनेंट आया था 46। अब 0 को अगर 46 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा? आप में से कोई बताए। 0 आएगा मैम। ठीक है, 0 को हम डिवाइड करेंगे अगर 46 से तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर 46 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो तब क्या रिजल्ट आता है? ठीक है, ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। 46 के 46 के बराबर होगा। नो, देखिए हमारे पास मैथ में रूल होता है, जब 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ हम नंबर लिख देते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो जब 0 किसी नंबर को डिवाइड कर हो रहा होता है तो रिजल्ट आता है 0। लेकिन अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है 0 से तो उस वक्त रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 46 रिजल्ट विल बी 0। इसी तरीके से a3 हमारे पास क्या है? a3 अगर हम पीछे देख लें, a3 का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -92। तो हम -92 को डिवाइड करेंगे 46 से। ठीक है, तो 46 को -92 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो अब यहाँ पर x1, x2 और x3 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। x1 आया है 4, x2 आया है 0 और x3 आया है -2। तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट आया है 46। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। तो x1 आया, a2 का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आया है और a का डिटर्मिनेंट आपके पास 46 आया है। तो जब 0 को 46 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। a3 का डिटर्मिनेंट -92 आया है और a का डिटर्मिनेंट अगेन 46 था, दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया -2। ठीक, अच्छा, अब आपका जो होमवर्क है ये 2 क्वेश्चंस हैं। आपके पास सिस्टम गिवन है, 3x3 का सिस्टम है मैंने दिया है। इसके अलावा 2x2 का सिस्टम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ये क्वेश्चन 3x3 का सिस्टम है, मतलब इसमें आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर मैंने कर दिए हैं।